Hello and assalamu alaikum. This is me, your host Anam Gaur, and welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan. मेरा नाम है कानात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट रोदो सना कादिर और मेरा नाम है उर्शिया हुसैन और ये हमने स्विट्जरलैंड से बार्बी डॉल इंपोर्ट करवाई है। यस लेकिन कंफर्म है ना तो डाउट लगा। ओके मैं भी आती हूँ जी हाँ। आज जो है हम बात करेंगे पॉजिटिविटी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर अगर पॉजिटिव चीजें ना हो तो आप कभी भी जो है किसी भी चीज का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात पे तो आप लोग एग्री करेंगे कि अंदर पॉजिटिविटी होना या पॉजिटिव होना आप एग्जैक्टली मेरा ब्लड ग्रुप है। एक चीज में आपने बी पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होना, वो है कोरोना का टेस्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप यूनिस। मुझे लगता है कि हमें कोरोना पे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहिए। वैसे तो कल डॉक्टर साहब भी आए थे और काफी उन्होंने हमें बातें बताई हैं इन वेरी इजी वे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा अबाउट ओमिक्रॉन के उससे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किस तरीके से अभी हमें जो है खुद को सेफ रखना है, क्योंकि ऐसे वक्त में आप पैनिक ना करें। पैनिक होने से ये होगा कि चीजें और वर्स्ट होती जाएंगी। सो ट्राई टू एक्ट स्मार्ट और सेंसिबल मतलब सेंसिबिलिटी का मुजाहरा मैं बोलूँगी यही है कि आप जाके सबसे पहले तो वैक्सीनेशन अपनी लगवा लें और मास्क वगैरह ज़रूर पहने एंड प्रिकॉशन तो लेंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि बाद के रोने से अच्छा आप अभी एहतियात कर लें, क्योंकि बिल गेट्स जो है उनके बारे में सब जानते हो। अगर आपने मेरा कल का शो देखा है लाइक हमारा, जिसमें डॉक्टर साहब का एक छोटा सा सेगमेंट किया था हमने, तो मैंने उसमें बिल गेट्स का जिक्र किया था। उस पे मैं, क्योंकि वो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैं वजाहत में नहीं बात कर पाई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उस पर स्पेसिफिकली मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। और वैसे तो कहा जाता है कि अमीर इंसान कुछ भी कहे वो लोगों को एक्सेप्टेंस उसकी आ जाती है, अच्छा लगता है वो सुनने में भी थोड़ी देर के लिए, भले बाद में सोचे कि नहीं ये यहाँ पे गलत है, लेकिन उस वक्त 2 मिनट रुक के आप उसकी बात जरूर सुनेंगे कि क्यों बोल रहा है। और इसकी जेब भारी है तो इसकी बात में भी वजन होगा। एग्जैक्टली तो कभी कभी दुरुस्त होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन फिलहाल बिल गेट्स साहब जो भी कहते हैं वो दुनिया को थोड़ा सा गौर व फिक्र करना ही पड़ जाता है। एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक रीजन है, एक वजह है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले बिल गेट्स ने जो ट्वीट में लिखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड आइए चलते हैं उनकी ट्वीट्स की तरफ जो कि ओमिक्रॉन से ऑब्वियसली रिलेटेड है। तो बिल गेट्स साहब ने ये कहा है अपनी ट्वीट में लिखते हुए कि अब हम कोरोना वायरस के सबसे बदतरीन हिस्से में जा रहे हैं। अब जबकि चीजें सब फिर से नॉर्मल हो रही थी और लोग आराम से वापस जिंदगी की तरफ हो रहे थे, तो अब चीजें दोबारा से एक दफा फिर से वर्स्ट होने की कगार पर खड़ी हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मेरे अपने करीबी दोस्त अहबाब बहुत सारे इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने छुट्टियों के प्रोग्राम जो है वो जाना था, लेकिन वो मैंने ताखीर कर दी, डिले कर दिया, पोस्टपोन। लेकिन अनम मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप बिल गेट का बता रहे हैं, आपने वाकई पूरी बहुत अच्छी बात की कि जिसके पास पैसा होता है दुनिया उसकी सुनती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो। लेकिन बिल गेट जो है ओमिक्रॉन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन कायनात। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ठोस वजह है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट मैं बिल गेट्स की सारी ट्वीट बता दूं कि जो भी उन्होंने अपनी ट्वीट में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। देन नेक्स्ट वो बताते हैं कि ये तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक वायरस साबित होने वाला है। इस जैसा वायरस अब तक पूरी दुनिया में इससे पहले नहीं है। मतलब कोरोना भी इसका समझ लें बच्चा था, कोरोना कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन अगर डेल्टा वेरिएंट से आधा भी खतरनाक है तो भी दुनिया की जो है इससे बहुत फीसद में तबाही होगी। मतलब ये बहुत मेजर बड़े लेवल पे जाके तबाही फैलाएगा। अगर ये कोरोना से या डेल्टा से बहुत कम हद का भी डेंजरस है, तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ओमिक्रॉन जो है वो अब तक का सबसे खतरनाक म्यूटेंट है वायरस का, ठीक है, कोरोना वायरस का। देन वो बताते हैं कि जैसे कि हमें नमूनिया होता है, हमें नॉर्मल बुखार होता है, हमें पता है हमें क्या प्रिकॉशंस लेने और हम किस हद तक बीमार होंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन सांस लेने में मसला होगा। बट इसकी हद क्या है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इंसान किस तरीके से सफर या कोप अप करेगा, वो सिचुएशन ही अभी तक नहीं पता। वो इंकिशाफ नहीं हो पाया कि इंसान किस हद तक सफर करेगा अगर उसको ओमिक्रॉन हो जाता है। यही मुश्किलात है जी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि पहले तो ये बड़ी तेजी से रफ्तार से फैल रहा है पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो है वैक्सीनेटेड अफराद में भी ये फैल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस ले रखी हैं, चलो उनके लिए कुछ हद तक ये काम कर रहा है, बट स्टिल जो वैक्सीनेटेड हैं, इवन यू गाइस आर नॉट सेफ। ओमिक्रॉन उनको भी हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको ओमिक्रॉन इफेक्ट कर सकता है।
तो अब ये तो हो गई सारी नेगेटिव बात, क्योंकि सुबह का वक्त है और मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती, बट इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि मैं चाहती हूँ, मैं क्या हम सब चाहते हैं कि आप सब अपना ख्याल रखें और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें आपके नॉलेज में डालना और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी सारी एहतियाती तदाबीर ले सकें। अब जो एक अच्छी बात, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद बिल गेट्स कहते हैं वो ये है कि इसकी अच्छी बात थी वो ये थी कि अगर किसी भी मुल्क में ये फैलता है तो 3 महीने से ज़्यादा ये टिकने वाला नहीं है, ठीक है। इसका बहरान 3 महीने तक हमें एक तरह से सफ़र करना पड़ सकता है। अब जो आपका क्वेश्चन था उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे भी रिसर्च के बाद पता चला, ये मेरे भी जहन में आ रहा था कि वाई बिल गेट्स। इवन जब मैंने कल डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था, अगर आप लोग को याद हो, तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो जो है बिल गेट्स साहब वो डॉक्टर तो नहीं है, तो वो कैसे इस बारे में इतने सारे इंकशाफात कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि बिल गेट्स इसके बारे में इतनी बातें क्यों और इतना श्योरिटी से आखिर कह क्यों रहे, उन्होंने निकाला नहीं उन्होंने निकाला नहीं है। हाँ, ऐसी मिथ्स भी हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी हैं, लेकिन मैं जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करना चाहूंगी और अपने देखने वालों को बताना चाहूंगी कि क्यों वो इस बारे में इतना जोर शोर से बोल रहे हैं। $250 मिलियन की फंडिंग की है बिल गेट्स ने इसकी वैक्सीनेशन के लिए और इसकी रिसर्च के लिए। अब एक बंदा क्यों इस बारे में, कल मुझे भी ये सवाल आता था, मैंने घर जाके रिसर्च की कि भाई आप किसी, मुझे नहीं पता आगे आने वाली बीमारी हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उस इंसान ने $250 मिलियन अपना दिया है, एक तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए और दूसरा चीज उस पर रिसर्च करने के लिए। अब जब उसकी टीम रिसर्च कर रही है तो ऑब्वियसली उनकी टीम उन्हें कुछ ना कुछ तो बता रही होगी ना, तो ये उस रिसर्च के बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना है ट्विटर पे आके। बिल गेट्स के लिए 250 मिलियन तो ये Exactly. लेकिन यूनिस बिल गेट भी एक बिजनेसमैन है और वो एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, दुनिया के बहुत अमीर तरीन इंसानों में पहले तो उसका नाम सबसे अमीर तरीन इंसानों में आता था, लेकिन उसके बाद अब बाकी जितने भी आ चुके हैं, एलन मस्क आ चुके हैं, ये एग्जैक्टली एलन मस्क आ चुके हैं, तो वो कहीं पर अब भी उस लिस्ट में तो है। बिल गेट क्या, हम खुद, हमें पता होगा कि इसमें हमें फायदा नहीं है तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगी, बट कायनात एक बात बताती चलो, प्रॉफिट होगा ये अपनी, अच्छा ये भी बड़ी मजे की बात है, ये भी आप लोग सब जान ले कि बिल गेट्स अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी जाती उसके लिए, यही मैं बोलना चाहती थी कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल गेट्स फाउंडेशन के जो इक्वल एसेट्स हैं वो अराउंड 49.8 बिलियन, चले हम 50 कर लेते हैं अप्रॉक्स, वो हैं, और वो हर साल फंडिंग करते हैं। मतलब उनकी ये फंडिंग सिर्फ ये कोरोना और ये ओमिक्रॉन इन सब के लिए, इससे पहले भी जो दीगर बीमारियां दुनिया में हैं वो फंडिंग करते रहते हैं, बट अपनी जात से नहीं, अपनी जेब से नहीं। उनकी बिल गेट्स फंडिंग एक फाउंडेशन है, वो इस तरह की चीजों पे रिसर्च भी करती है, और क्योंकि तो कोई इंसान इतना दावे से तभी इस बारे में बात कर सकता है जब इतने पैसे लगा के रिसर्च होगी, तो इट शुड बी, या जब उसने फैलाई कुछ तो सच्चाई होगी, हकीकत होगी इस बात कुछ में। तो गड़बड़ है। हम लोग अपना ओपिनियन देना चाहेंगे और ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद सना, उर्शिया, कायनात, मेरा खतरनाक ओपिनियन होगा रिगार्डिंग बिल गेट्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, कोविड की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं, एक रिसेंट, आपको पता है एनसीओसी के मुताबिक रोज़ाना ही एक नई रिसर्च होती है, और आप लोग प्लीज़ 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 एनसीओसी की जो नई रिसर्च होती है उसे देखा करें, आपको पता चलेगा कि एक दिन के अंदर कितने जो है वो अफराद मुतासिर हो रहे हैं, कितने टेस्ट किए गए हैं। अभी हम अगर 27 की बात करें तो 27 के दिन यानी कि गुज़िश्ता सिर्फ 24 घंटों के अंदर जो है वो 41,000 टेस्ट किए गए हैं पूरे पाकिस्तान से, और उसमें से 200 से ज्यादा जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुस्बत केसेस आए हैं कोविड के हवाले से। ओमिक्रॉन के या इसमें मिक्स हैं, यानी कि इसमें आपको जो है वो तमाम वेरिएंट, अब हमारे यहाँ पर ना जैसे तमाम कौमें यहाँ पर मिक्स है ना पाकिस्तान में, इसी तरह सारे वेरिएंट भी यहाँ पर मिक्स हो गए। तो प्लीज एहतियात करें, कोविड के ये जितने भी तमाम तर वेरिएंट है वो सब खतरनाक है। हम ये नहीं इंतजार कर सकते कि हम तब जो है वो हाइप क्रिएट करे जब हमें ओमिक्रॉन हो चुका हो। हमें दूसरे जो वेरिएंट है उन पे भी बहुत ज्यादा जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एहतियात करना है। जी सना, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि तमाम वेरिएंट, इट्स नॉट दैट कि आप ओमिक्रॉन के लिए परेशान हो जाए, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो मिलने जा रहे हैं, उसके लिए फूल लेकर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं करनी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अनम ने बहुत अच्छा बिल गेट को जो फोकस करके जो आपने उसके ट्वीट बाकायदा बताए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये उन्हीं इंसानों में से थी कि जब मैं बिल गेट के ट्वीट पढ़ती थी तो मैं कहती थी कैसे इतने शोर हैं, कैसे। तो आज आपने जो डिटेलिंग बताई कि उनकी पूरी एक टीम काम कर रही है, रिसर्च हो रहा है, तो उनको ये सारी चीजें पता है। लेकिन मैं आज उन लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं और ये सिर्फ एक बायो वॉर है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना से 27 लाख
27 लाख अमवातें हुई हैं, मतलब 27 लाख जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं, या वो इस दुनिया को, मतलब मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरे कोई भी जानने वाले, उनके भी रिलेटिव में कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई तो लोग नहीं गए। देखिए हमने तब भी कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक तरह से सबूत दिया है। जो लोग बिलीव करते वो लोग नहीं गए, उन लोगों पे भी लोगों ने बहुत तनकीद की कि बहुत लोगों ने तो बात की कि आप कैसे बिलीव कर सकते हैं, आपका ईमान की बात है कि देखिए वी आर मुस्लिम, हमारा बिलीव है कि इस दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं अगर आप अल्लाह से दुआ करें वो तमाम चीज़ें जो अच्छी होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ वबा आई है तो आप उससे लड़ें। साइंस की और दीन की कोई जंग नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको ये समझना होगा कि आप इसको माने, क्योंकि आप बीमारी को मानेंगे यूनस तभी तो आप उसका इलाज करवा सकते हो और कर सकते हैं। यूनस मानता है, बाकी नहीं पता। बिल्ली 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 नाजा नाजा एक ही दफा चला जा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें ये जितने भी है, डोंट बी अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। जो अमीर है उसका पल्ला हमेशा भारी होता है, जो गरीब है वो कमजोर मुस्लिम यूथ चल रहा होता है। सिर्फ ये बात है कि देखिए इनके पास, इनको ख्याल आया 2020 में 50 मिलियन के एसेट्स इनके पास, बिलियन के एसेट्स पड़े हुए, चलो जानी फारिग पड़े हुए इधर लगा देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारा होगा। बिली गेट्स के बारे में एक चीज बता दूं, टॉम एंड जेरी का बिली, ही रीड्स अराउंड 80 बुक्स अ ईयर एवरेज, ठीक है। इन द लास्ट 10 years 800 बुक्स, लास्ट 20 years 1600 बुक्स, एवरेज बता रहा हूँ। तो उस बंदे का माइंड कितना होगा, कहीं ना कहीं वो शायद इस दुनिया के लिए होता है। वो बहुत पहले अर्ली 2000s में बिल गेट्स ने कहा था कि इस दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, इसे किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, और वो हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, देखिए हमें अभी भी नहीं पता है बायो वेपन है, अभी भी लोग बहुत सारे अभी भी यहाँ पे ऐसे डफर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कोरोना वरोना कुछ नहीं है, एक दिन लगा ना कोरोना तो फिर पता चलेगा कोरोना क्या है। लोग तो ये भी कहते हैं कि डीपॉपुलेशन प्रोपेगेंडा है, जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं। जैसे कि यूनस कल भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारे जो मुल्क का एक डिजिट है वो सेम ही रहता है। तो मतलब वही बात है कि हमारे अंदर इतनी काहली है कि मतलब आपने टेस्ट भी नहीं करवाने जाना। लेट सपोज आपको हो भी गया है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपने पूरे घर को पहले फैलाना है, उनको बीमार करना है, फिर उसके बाद पूरा टब्बर लेके आपने जाना है हॉस्पिटल। उसके बाद एक एक बेड के साथ साथ जो है वो पूरी फैमिली पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि आप लोग जो है वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं समझते, आपने अपने साथ वालों को कैसे आपने जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो वो वही बात है कि जैसे आपने बताया कि ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में डेंजरस होने वाला है, बल्कि आ चुका है। लेकिन मजे की बात ये कि 3 महीने रहेगा। मुझे लग रहा है कि अनम मिस कर रही है, मतलब ये 3 महीने रहेगा फिर चले जाओ। ये ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा बिल गेट्स की टीम जो रिसर्च करी है ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन आई होप अगर ऐसा भी है तो अच्छा ही है। बट रुशिया वी नीड टू बी पॉजिटिव। एग्जैक्टली, मैं ये समझती हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है और आप पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो सेफ हैं। इसलिए सेफ हैं क्योंकि आपकी मेंटली तौर पे आप हेल्दी रहेंगे और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो आप फैलाएंगे। छोटा सा आज हमारे यहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ था, बट हम आप डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये है कि काफी बता देते गाड़ी में अनम का मोबाइल जो है वो गिर गया था और फिर बड़ी मुश्किल से मिला। हाउ केयरलेस जी। बट देखें उन इंसान की जो है वो ईमानदारी पे जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम समझते हैं कि नेगेटिव लोग ही हैं भरे हुए और वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है जब आपके दिल में पॉजिटिविटी होगी तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ईमानदार लोगों के लिए तालियां। एग्जैक्टली। और माशाल्लाह से वो ऑल द वे वापस आए और उन्होंने यहाँ पर आकर सब चीजें ड्रॉप की, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोगों के अंदर इतनी थकन और वो हो जाती है कि नहीं जी हमने नहीं जाना, कोई बात नहीं, मोबाइल आ गया, अमीर मर गए लोगों के, बुरे लोग ज्यादा है, लेकिन स्टिल ऐसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया आज भी चल रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी अच्छाई और स्प्रेड हो, पॉजिटिविटी बढ़ाने से जो है बढ़ती है और नेगेटिविटी भी बढ़ती है। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। जी बिल्कुल ठीक कह रही है ना। और माशाल्लाह से उनके फेस पे खुशी भी आ गई है, क्योंकि मुझे लगता है फोन हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो हम इसको मेरे पास यही एसिड बिल गेट्स वाले नहीं है। सो मैं पॉजिटिविटी पे बात करूंगी कि आप लोगों को पता होगा हमारे कायदे आजम साहब के बारे में अभी बर्थडे भी गुजरी है, सबने सेलिब्रेट भी किया, और वो इतने ग्रेट लीडर थे। उनके बारे में जब भी बात आती है तो एनर्जेटिक वाली फीलिंग आती है और बच्चे जो हैं वो उनके बारे में बात करना सुनना पसंद करते हैं। तो
इस्लामाबाद में जो है वो एक प्रोग्राम भी रखा गया, वो आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी, बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोग उनके बारे में स्पीचेस और उनकी तकरीर, उनकी बातें आप सुनना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को कैसा फील आएगा कि जैसे कि आप सामने जो है वो हमारे कायद-ए-आज़म साहब खड़े में और आप उनके बैठ के जो है वो आप तकरीर लिविंग सुन रहे लाइक हैं? अ ड्रीम। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि हमने कभी उनको देखा नहीं है। टीवी में तो देखा है, आई मीन फोन्स पे भी देख लेते हैं, बट वही बात है कि आपके सामने खड़े होकर अगर वो और मैं तो speech करें- कायद-ए-आज़म को रोज देखती हूँ, पैसे निकालती हूँ, रोज देखती वो हूँ। तो डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। I haven't observed. ओके जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। होलोग्राम टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग जो है वो उनको देख सकते हैं, वो आपको आई मीन उनकी तकरीरें, उनकी स्पीचेस, जो भी उनके लाइफ में मुद्दे थे पाकिस्तान से रिलेटेड, वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते थे, कैसे वो लोगों को बताना चाहते थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस प्यारे मुल्क के लिए, तो वो आप उनके लिए सुन सकते हैं। ये इस्लामाबाद के F9 में ये पार्क में हुआ है ये इवेंट, और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बट हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मैं मजीद और डिटेल बताना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग भी वहां पर जाएं और वहां पर ये चीज को देखें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कायद-ए-आज़म साहब पे, जैसे कि हमें देखना चाहते हैं उनकी तकरीर, उनकी स्पीचेस जो है वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, इस चीज़ को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो है हसन रज़ा, जो वो मीडिया से रिलेट करते हैं। उन्होंने बताया कि ये मीडिया में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, जैसे कि ड्रामे हो गए, टेलीफिल्म हो गई, मूवीज़ हो गई, तो उनसे सब बोर हो चुके थे। उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, बट उन्होंने सोचा कि मैं कुछ नया लेकर आऊँ। आई मीन नया पाकिस्तान है तो नए पाकिस्तान में कुछ नया तो होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर होलोग्राम टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया और 3 साल इस चीज़ के ऊपर काम करने के बाद उन्होंने ये चीज़ जो है वो 1 महीने में कंप्लीट की, और ये बहुत बड़ी बात है। वंडरफुल। अच्छा, जो उनके असिस्टेंट हैं उन्होंने बताया कि जब इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा था पूरा 1 महीना, और जैसे कि उनको NOC परमिशन और ये सारी चीज़ें जो है वो उनको आई मीन इस चीज़ को फेस करना पड़ा। तो आप देखें ना, जिस बड़े लीडर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आपसे गलत ना हो जाए या कोई चीज़ आई मीन वो आपको पता है ना कि हर बंदा ये चीज़ देखने को होता है कि जी ट्रोलिंग करनी है, हम जाएंगे, हम कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ जो है वो लानी है। आप लोग ये नहीं देखते उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत से वो आगे चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जो है वो अप्रिशिएट किया करें। अगर छोटी से छोटी भी चीज जो है वो इनिशिएटिव कोई लेता है तो आप उनको जरूर जो है, ये तो बहुत बड़ी मैं एक कुछ और बात कर रही थी बट ये तो बहुत बड़ी बात है। सो छोटी से छोटी चीज भी हो तो आप जरूर अप्रिशिएट किया करें। वाकई में यूनुस, जब फ्रंट रॉ में सब सीनियर बैठे हुए थे तो वहां पर जो है वो सेनेटर फैसल जावेद भी बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि ये नई यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उनकी स्पीचेस, उनकी बातें जो है वो आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो पुरानी बातें जो है उनके माइंड में है भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो बल्कि अप्रिशिएट कर रहे थे ये टीम को कि आप लोग जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे हर मंथ जो है, जैसे कि बच्चे हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल, तो आप ये हर मंथ का एक आप ये रखें ताकि लोगों को ये इस चीज का मैसेज मिल सके। ये अच्छी बात है। ऑलराइट, एक और भी उन्होंने वहीं पर इंटरव्यू लिया था, वो ये था कि DC इस्लामाबाद जो है हमजा शफकत ने बताया कि वाकई में मुझे यहाँ पर वो वाला फील आ रहा था कि जैसे मैं पुराने ज़माने में बैठा हुआ हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि हमारे सामने जो है वो कायद-ए-आज़म साहब खड़े हुए और उनकी हम स्पीच सुन रहे हैं। तो उन्होंने फिर वाकई में उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आपने हमसे जो है वो हेल्प मांगनी है बिना झिझक, बिना किसी भी डर खौफ के। क्या बात है, क्या तो बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको बता दूं कि जो DC हमजा शफकत है, इन्होंने तब देखा कि पुराने जमाने में चले गए और वो कह रहे हैं शफकत चीमा की याद आ गई। एनीवेज, बता दूं होलोग्राम जो इन्होंने बताया कि लाइफ साइज कायद-ए-आज़म फ्रॉम एवरी एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था, जैसे फॉर एग्जांपल अनम है, मैं अगर पीछे जाऊंगा अनम का तो मुझे अनम की बैक दिखेगी। वो होलोग्राम डिजाइन ऐसा होता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड स्पीचेस थी कायद-ए-आज़म के चला रहे हैं। अब क्या होगा, मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ सारे इक्विपमेंट लगा के, माइक वाइक लगा के, अब कायनात जाके कायद-ए-आज़म से बात कर सकती है बट मेरी आवाज होगी, आपको सुनाई तो कायद-ए-आज़म की आवाज में देगी बात उनकी, बट मैं करूंगा कायनात बोलेगी कैसे है कायद-ए-आज़म, तो मैं पीछे बैठा हूँ रूम में, मैं ठीक हूँ कायनात, आप कैसी हैं,
तो वो कायदे आज़म बोल रहे होंगे, तो इट्स अ बिग टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। हम लोग अभी तक जहेज में फंसे हुए, हम इधर फंसे हुए, यहाँ पे हमारे गटरों में पानी है, बिजली जा रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गई टेक्नोलॉजी। बट एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू से वी नीड टू अप्रिशिएट सच टैलेंट जो इस टेक्नोलॉजी को बूम कर रहे हैं और हम इंटरनेशनल कम्पीट कर पाएंगे। एग्जैक्टली यूनस, और ये नई यूथ को जो है वो इंस्पायर करने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ऐसी कोई स्पीचेस नहीं होती, और जैसे कि सना हमेशा बताती हैं सहाफ़ी लफाफा जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हम हमारी सब को एंकर्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ऐसा ही, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी कोट करना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पर जाएं और वो देखें। आजकल के ज़माने में सबसे जो बैड चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप में ना हुब्बुल वतनी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जब तक हम जो है वो हुब्बुल वतनी हमारे अंदर नहीं होगी, यानी कि हम अगर तारीख को देखें ना, तो तारीख को देखकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब हम वो सर्च कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, 14 अगस्त के दिन सिर्फ और सिर्फ नगमे पढ़ना या नगमे उसी दिन गाना, 25 दिसंबर को याद करना, सिर्फ ये हम पाकिस्तानियों का काम नहीं है, बल्कि आपसे जब पूछे कोई कि तारीख में क्या क्या वाक़यात हुए थे, आपको इतना जो है उस पर कमांड होनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को ये कहें कि ये वाला वाक़या हुआ था, ये वाला गांधी साहब से बात की थी, उस वक्त कायद साहब का ये जवाब था। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा सना आपने। मैं सना के पॉइंट से ही रिलेट करूंगी, लेकिन पहले होलोग्राम पे बात करूंगी। होलोग्राम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई, और जिस तरह से मैं कहूँगी पॉजिटिव साइन, जैसे कि आपने पॉजिटिव साइन ये था कि हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्हें बाकायदा दिखाना, उनकी स्पीच दिखाना, मतलब वही चीज़ है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमने पीछे मुस्तकबिल, वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ो, फ्यूचर के बारे में सोचो। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पास्ट की गलतियाँ जो अगर आप दिमाग में लेकर बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे मुल्क के लिए काम करना बढ़ना, लेकिन पीछे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कुर्बानियाँ, उनके साथ जितने लोगों की कुर्बानियाँ, उन्हें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फरामोश नहीं करवा सकते। और हम कौन होते हैं? ये मुल्क आज जहाँ पे हम आज़ाद हैं, तो ये मुल्क हमें हमारे लीडर की वजह से मिला है। उनकी एक एक स्पीच का जो वर्ड है वो किसी ना किसी की जिंदगी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हमें सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। फादर ऑफ द नेशन है, और मुझे लगता है कि हर बच्चे की जो बेसिक है ना बुनियादी तालीम, आपको इंग्लिश मीडियम में डालना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलना तो वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये जो तालीम है ना, ये मुझे लगता है वालिदैन भी मिस करते हैं, और ना कि जैसे स्टूडेंट्स आपने कहा, मुझे लगता है जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बचपन से इस चीज़ का शऊर डाला जाए, और उनके अंदर ये वाली चीज़ें भी नॉलेज दी जाए कि ये कितने ज़रूरी है कि आज जिस ज़मीन पर हम हैं वो किस इंसान की वजह से है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और ये एक एंटरटेनमेंट के साथ हो जाएगा ना, तो बच्चों का ध्यान इसमें और ज़्यादा होगा, और वही बात होगी कि इस तरह की कुछ अलग टेक्नोलॉजी वाली चीज होगी ना, तो आगे सारा एरा इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी होगा और समझने में बहुत इजी भी लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तालीम की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि हम तालीम पर ही मुकम्मल बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशान होते हैं इस चीज़ पर कि बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, लेकिन अब जब आप बड़े हो जाते हैं, आपने पूरी तालीम हासिल कर ली, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ आपकी तालीम को जज किया जाता है, यानी कि वो होता है इंटरव्यू रूम, जहाँ पर आपको जाना पड़ता है और वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो है वो मैट्रिक में क्या पढ़ा था, कौन से लॉक्स आपने उस वक्त किए थे, कुछ ऐसा नहीं पूछते। वो आपकी बेसिक तालीम उस वक्त पूछते हैं, आपका डिसिप्लिन पूछा जाता है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें मैं चाहूँगी कि हम सब जो है वो इस टॉपिक में अपना अपना राय दें कि आपकी ज़िंदगी का पहला तो इंटरव्यू कैसे गुजरा था और दूसरा क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए हमारी न्यू जनरेशन को कि तालीम के बाद जो इंटरव्यू का मोड़ आता है उसमें अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जी हाय सना ना छेड़ मलंगानू, बड़ी मुश्किल दास्तान है। एग्जैक्टली। मैं चाहूंगी सबसे पहले कि आप बताएं आपका पहला इंटरव्यू क्या था। अच्छा, वैसे मुझे थोड़ा चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मतलब कि काफ़ी पुरानी बात है। इंटरव्यू तो बहुत सारे हुए हैं लेकिन ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा, आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट ना कि खूबसूरत लड़कियों कुछ भी बोलूँगी अगला जो सुनेगा मेरी बात और कन्विंस भी हो जाएगा। ऐसा हो भी रहा है। तो ये था कि पहला इंटरव्यू तो मैंने बहुत सारे दिए, लेकिन स्पेसिफिकली पहला मुझे याद नहीं आ रहा और उसमें पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चंस थे। मुझे इतना पता है द की इज कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करो, वट एवर
योर CV डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी डिग्रीज, लेकिन द वे आप टैकल कर रहे हो ना उनके सवाल जवाब को, वो आप काउंटर कितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, आपके बैठने का एथिक्स आप में कितने एटिकेट से, मुझे लगता है वो चीज ज्यादा भारी है बजाय आपके वो सब पेपर वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट ये जो ऊपर की अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, ये दिस स्पीक्स लाउडर देन योर पेपर्स आई गेस। अच्छा, इस पे हम मजीद आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है सना, उसके बाद कायनात बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले अनम अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, मतलब इन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस, मैं भी इसी बात से कहूँगी कि जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल पर, तो मैं 17 साल की एक बच्ची थी, नॉन एक्सपीरियंस जैसे कहते हैं कि लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मीडिया में ही मैंने फर्स्ट अपनी जॉब का इंटरव्यू दिया था। तो वही कि सब्ज बाग सुहाने होते हैं, तो आप अच्छा बन के जाएं, आपको बोलना आता नहीं आता, आप बस खूबसूरत दिखने चाहिए, नहीं। उस दिन जब मैं गई तो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में जो जनरल मैनेजर थे उन्हीं से मेरी मीटिंग हुई, और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और कॉन्फिडेंट थी। मैंने अंदर जाके सिर्फ इतना कहा कि सर मुझे आप चांस दें, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं वो चांस मुझे मिला, मैंने प्रूफ किया, मैंने वहाँ पे 2 साल लाइव शो किया। तो वो चीज़ उनको मेरे अंदर ये लगा कि लोग है ना बहुत बड़ी बात करते हैं अपने इंटरव्यू में कि हमने ये किया, ये किया, ये किया है, किसी ने देखा नहीं, करके दिखा, बी प्रैक्टिकल। वाकई में कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, करके दिखाएं तो पता चलता है, अपने आप को मनवाना आना चाहिए आपको। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आप समझ लें कि स्पेसिफिकली आपका फेवरेट कुछ होना चाहिए, कि जैसे कि आप लोग इंटरव्यूज, जैसे कि अनम ने भी कहा कि आप लोग इंटरव्यूज तो बहुत सारे करते हैं, बट उनमें से भी आपका कोई फेवरेट जो है वो इंटरव्यू होता है, वो कैसा होता है कि जैसे आपने इंटरव्यू तो देकर आ गए और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा और वो आपको जॉब भी मिल गई और वहाँ पर आप काम भी करेंगे। जैसे कायनात ने कहा कि मैंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने मेरी कोई CV या मेरी कोई चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट उन्होंने मनवाया। तो वही बात है कि आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपको दिखना। मेरे बाबा हमेशा एक बात कहते थे कि आपके पेट में क्या है, आपने क्या खाया है, वो कोई नहीं देखता, आपने क्या पहना है, क्या आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं, वो सब नोट करते हैं। और जैसे कि कुछ लोग हैं वो नहा के नहीं जाते या वैसे ही चले जाते हैं, परफ्यूम लगाया फौरन से ऐसे चले गए, नहीं, ये बहुत गलत है। आपको खुद की जो हाइजीनिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और प्रेजेंटेशन मैटर्स। एग्जैक्टली, इट डज। मैं आपको अपनी कहानी बताने लगा। ओह माय गॉड, You won't believe it। वी विल पर्ची वाली ना हो उस दिन वाली। नहीं, मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैं पर्ची हूँ। एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, क्या पहना है, क्या पर्ची है, वो सॉरी क्या डिग्री है, क्या सी, कुछ मैटर नहीं करता। जाएं आप फोन में बात करें, ये बात करें, आपका काम हो जाएगा। बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, सोर्सेज बनाएं। ये टैलेंट पाकिस्तान में, यू आर किडिंग मी, आप बच्चे कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, आई हैवंट डन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ऑडिशंस दिए एज एन एक्टर, और मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूँ, रिजेक्शन से नहीं डरना। एग्जैक्टली, मैंने 1000 ऑडिशंस दिए होंगे, मैं 4 में सिलेक्ट हुआ हूँगा, तब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप रिजेक्शन से वापस करते, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा अपनी जॉब पे रिजेक्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनम हो जाती है, डिसहार्ट हो जाती है, और एक कायनात है जिसने अपनी पहली जॉब की और उनको हो गया, सेकंड जॉब की वो भी हो गया, और तीसरा भी हो गया। मुझे कायनात में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं अभी वो बात नहीं कह रहा, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, कुछ जनरली बता रहा हूँ। कायनात की मुझे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे फाइटर अनम चाहिए, मुझे फाइटर कायनात चाहिए। जब जिंदगी उठा के आपको जमीन पे मारे, तभी तो आपने उठ के कहना है, हे लाइफ, आई एम बैक। वेरी नाइस, सही बात है। फेलियर मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। वाकई में अनम, कोई भी इंसान जो है वो माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, और जब आप मैदान में उतरते हैं तब आप फाइटर कहलाते हैं, और जीत के आना जो है वो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल उर्शिया, आपके जो है वो जैसे आपने कहा अपने ऊपर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों के पॉइंट्स जानकर मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने हार कभी नहीं मानी है। देखें, जितने भी लोग हैं जो कि न्यू जनरेशन है, वो जाती है इंटरव्यू के लिए, क्या होता है उनके साथ, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके
तालीमी इदारों में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी के सामने अगर आपका कोई सीनियर आ गया है और उसको कुछ आपने, देखिए वाइवा एक अलग चीज़ है, वाइवा में आपसे वो चीज़ है जो आप पहले पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, उसके बाद आप जेकर जा रहे हैं देने के लिए, लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है, आपकी ज़िंदगी में आप सब्र कितना करते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन जब आ जाए जिसमें आपका रिएक्शन जो है वो बहुत ओवर आ जाता है समटाइम, लेकिन उसको आप किस तरह से जो है वो हैंडल करेंगे, ये चीज़ें आप बहुत मैटर रखता है कि आप सिचुएशन को किस तरह लेते हैं। तो देखें, जैसे मैंने अनम की चीज़ ली, अनम ने कहा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नंबर 1 तो आपने ये रखना है। नंबर 2 आपने क्या करना है कि आपने जो है वो डट जाना है किसी भी चीज़ पर कि मैंने ये करना है तो यही करना है, चाहे सामने वाला आपको कोई भी ऑफर दे, क्योंकि कोई भी ऑफर आपको तब दी जाती है जब वो लोग आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये जिस चीज़ के लिए मेरे पास आया था, ये जब इसी चीज़ में जो है डटा हुआ नहीं है कि नहीं मैं मुझे दूसरी भी कोई ऑफर आ रही है तो मैं उसमें चला जाता हूँ, तो आप में जो है वो मतलब डटे रहना है कि ये चीज़ है तो मुझे अगर एंकर के लिए जाना तो मुझे एंकर के लिए ही जाना है, मैंने रिपोर्टर की साइड नहीं जाना। तीसरी चीज़ क्या करना है आपने कि आप जब जा रहे हैं तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो मद्देनजर रखना है, यानी कि आप जाने तो ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनकर चले गए, आपने बहुत ज्यादा जो है वो, ऐसा भी नहीं है कि दुल्हन बन के चली जाए या दूल्हा बन के चले जाए, जॉब ना मिले रिश्ता मिल जाए। एग्जैक्टली आपने जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेस होकर वहां जाना है, एक फॉर्मल ड्रेस होता है, साफ सफाई के साथ आपने जाना है। एंड देन आपने कहा कि सोर्स, देखिए सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर सोर्स नहीं होती। यूनुस ने अलग सिंध हुकूमत वाली गवर्नमेंट जॉब की बात की, हम उस जरा प्राइवेट पर बात करें, लेकिन सोर्स भी जरूरी होती है। अगर आप कहीं पर किसी को जानते हैं तो आप उसका भी रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। Exactly. सामने वाला बंदा आपको जज करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा लोग आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने जो है वो अपनी लाइफ के अंदर आपने हाजिर दिमाग जो है वो रखना है, यानी कि आपसे बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आपने उनको, देखिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना, प्लीज ओवर स्मार्ट ना बने। आपने क्या करना है कि आपने हाजिर दिमाग जो है वो बनना है कि कोई अगर आपसे जो है वो किसी और एंगल से सवाल कर रहा है तो आपने किसी और एंगल से उसको इस तरह से जवाब देना है कि वो जवाब बुरा भी ना लगे लेकिन वो उस सिचुएशन पर बैठ जाए। उसके लिए आप टॉक शोज देखा करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से, जो टीवी शोज होते हैं। ये आपके बेसिक पॉइंट है। अच्छा, 3 सवाल ऐसे हैं जिनकी अगर आप अपने घर में जब जैसे कि आपने 16 क्लासेस पढ़ ली या कितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, उसके बाद आपने 3 सवालों का जो है वो आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उसका जवाब क्या होगा। ये 3 सवाल आपको बड़ा मदद देंगे। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ। वो है जी, सबसे पहला आपकी इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों से पूछा भी गया होगा कि हम आपको मुंतखब क्यों करें। ये सवाल, आपको हम मुंतखब क्यों करें, तो आप इसका जवाब जो है वो अपनी तरफ से बैठकर आप बना सकते हैं कि ये चीजें हैं मेरे अंदर, ये पॉजिटिव साइंस है जिसकी वजह से मैं आपको मुंतखब करूं और आपकी कंपनी को फायदा होगा। कंपनी को जो है वो हमेशा कहें कि आपकी कंपनी को मुझसे फायदा होगा, मुझे आपकी कंपनी से फायदा नहीं है। ये प्लीज मत दिखाइएगा, ये मत कहिएगा कि मुझे नीड है, ये आपकी कोई नहीं सुनता उस वक्त। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपके अंदर खामियां क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन सी बीमारी आपके अंदर है, क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है। आपने उस वक्त जो है वो बड़ा स्मार्टली, देखिए गुस्सा सबको आता है, हर इंसान को आता है, आपको बड़ा स्मार्टली उस वक्त जवाब देना है कि मुझे गुस्सा कम आता है और मैं सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ। एंड नंबर 3 आपसे पूछेंगे कि आप जो है आपके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप, मतलब एक तो आपका ये पैशन है, एंकर हैं आप, ठीक है, एंकर के अलावा मुख्तलिफ और कौन कौन सी हॉबीज है जो आप कर सकती है। वो आपसे इसलिए पूछा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि डेस्क पे कोई नहीं आया, या कोई भी, अगर हम इसमें भी बात करें कि एक्टर है लेकिन अगर डायरेक्टर भी कभी नहीं आया तो वो एक्टर जो है वो डायरेक्टर को एग्जैक्टली वो कर सके वो काम। एक मैं सवाल कर दूं, ब्रेक का टाइम हो गया, वो जवाब ऑडियंस भी हमें देगी कमेंट सेक्शन में और आप देंगे ब्रेक के बाद। अगर आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, और आप क्रॉस कर रहे हैं, आपके ऑफिस के सामने गमला पड़ा हुआ है, तो आप कैसे गमले को हटाएंगे? ये सवाल का जवाब आप देंगे ब्रेक के बाद और आप देंगे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सवाल किया था मैंने इन सब से और आप सब से कि अगर आप एक ऑफिसर हैं और आप ऑफिस में जा रहे हैं और सामने एक गमला पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे हटाएंगे? इसका जवाब दीजिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन हो रहा है एंड यू नीड टू बी हम्बल अबाउट इट। जी उर्शिया जवाब दीजिए।
थोड़ा सा और ब्रीफ करके बताएं यूनुस, थोड़ा ठीक सा। है, आप ऑफिसर हैं, आप पोस्ट पे हैं, आप जा रहे हैं अपने ऑफिस इंटरव्यू में, हो रहा है तो ऑफिसर कैसे हो सकते हैं? इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल किया, ये बात आपसे सवाल किया कि ओके, आप मतलब ऑफिस, आप किस मतलब कहीं गए हैं, आई मीन इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है आगे। आप ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपके ऑफिस के सामने एक गमला पड़ा हुआ है, आप उस गमले को कैसे हटाएंगे? जी जाहिर सी बात है, अपने हाथों से उठा के साइड पर करेंगे और क्या ठीक है ना जी, क्या नाम बताएं पहले आप। आप बार बार ऑफिसर पे जोर दे रहे हैं, आप ऑफिसर हैं तो आप गमला क्यों हटाएंगे? आप बोलेंगे जो वहाँ पर एम्प्लॉय लाइक क्या प्यून है या वॉचमैन है, आप उनको बोलेंगे ठीक वो है, हटा अगर देंगे। आप बताएं। ठीक है, ऑफिसर होने का तकाजा तो ये है कि ज्यादातर लोग इस चीज का वो पर्क्स एंजॉय करते, किसी को बोलेंगे ये कर दें आप, लेकिन अगर मैं होती, इफ आई वुड बी इन दैट सिचुएशन, तो मैं खुद उठा के रख देती और एंड आई फील नो शेम डूइंग दैट। जी अच्छा, मुझे लगता है कि गमला है तो उसमें फ्लावर्स भी होंगे, और अगर फ्लावर्स हैं तो वो मेरे ऑफिस को और खूबसूरत कर रहे हैं, मैं क्यों हटाऊंगी? अच्छा, वो गेट के आगे पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ है गेट के आगे ही तो रखते हैं ना गमले, दरवाजे के सामने पड़ा था। आप इंटरव्यू, अगर कोई इंटरव्यू कर रहा है, आप उससे तो मैं क्रॉस सवाल उनसे तो नहीं पूछूंगी करेंगे। नहीं, यही तो मैंने बताया था, स्मार्ट, आपने हाजिर दिमाग होना है, यही अच्छा, मैंने कहा था। बेसिकली ये सर्विसेज का क्वेश्चन है कि अगर आप एजेंसीज में जाते हैं और आप अगर ऑफिसर पोस्ट पे हैं, तो कायनात ये वाटर कूलर आपका हुआ, बेसिकली ये टेस्ट करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप हम्बल हैं, अच्छी बात है, आप खुद उठा लें, वो वाली बात, बट यू आर एन ऑफिसर, आपके साथ अगर आगे पीछे लोग हैं तो यू नीड टू शो दैट कि आपकी वो प्रेसिडेंट। यूनुस, आपकी सॉरी उर्शिया टू कट यू, आपकी इसी बात पे, क्योंकि मुझे एक चीज याद आई, मुझे मेरे इंटरव्यू में यही सवाल किया गया था कि ये पेन है और पेन सेल करें, तो मैंने 10 एग्जांपल्स दे दी कि मैं यू पेन ये वाला, तो उन्होंने कहा आप मुझे बोले कि आप पेन सेल क्यों करें, इसमें आपका क्या फायदा? तो उसी में मुझे समझ आ गया था कि ऑफिसर हूं तो मैं क्यों उठाऊंगी। हकीकत बात मैं आपको इससे सवाल लगाता हूं, आप मुझे पेन दीजिए, आप बोले इसको बेच के दिखाएं, बताइए। ये तो दीजिए दीजिए, दीजिए दे हाँ, ये लें, प्लीज पेन लीजिए जी। और इसे पास कीजिएगा, जी जी। इसको बेच के दिखाएं। देखें, मैं आपको अगले 10 सेकंड में 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपना नाम लिख दें। 1 2 3, इसकी प्राइस 1 लाख 1 Okay, रुपया। now this is actually working smart. Yes, this is all about demand and supply, basic rule. मगर अच्छा यूनुस, जी, मैं जी, इसमें जी। थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि आपने कायनात को अप्रिशिएट किया कि मतलब अगर बॉस लेवल पर है तो वो गमला नहीं उठाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप बॉस के होते हुए भी आप इंसानियत जो है वो आप नहीं भूल सकते कि अगर आप कोई बुजुर्ग है, लेट सपोज हमारा कोई वर्कर है, वो बुजुर्ग है, वो आई मीन थक गया है या वो कहीं चला गया या वॉशरूम खाने पीने के लिए, तो आप उसका वेट थोड़ी करेंगे, आप तो वो उठाकर जो है वो साइड पे रखेंगे कि ताकि ये क्लियर हो जाए जगह। 1 सेकेंड प्लीज, ताकि वो क्लियर हो जाए जगह और जो दूसरे पीछे आने वाली जो टीम है वो जो है फ्लो में जा सके। बिल्कुल ऐसे ही आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपके रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, यू टर्न लेके जो है वो साइड से निकल जाते हैं, बट 1 सेकेंड कायनात कि साइड से निकल जाते हैं बट वो पत्थर नहीं हटाते, उससे कितने बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं और आपकी कितनी सारी जो है वो जाने जा सकती हैं। इस पे डिबेट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगी क्योंकि यूनुस आपने अपनी न्यूज़ शेयर करनी है, लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगी, क्योंकि ये जवाब इंटरव्यू से रिलेटेड था, तो इंटरव्यू जो लेते हैं ना, आपका इंटरव्यू आप जाते हो देने, तो वो वहाँ पे आपके इमोशंस उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो एक कंपनी चला रहे हैं, वो एक पैनल चला रहे हैं, तो वहाँ पे उनके आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कितना दिमाग है, आप चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो मैटर करता है। इमोशंस की वैल्यू नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी सर्दी एंजॉय करना चाहते हैं, हमें इस चीज के लिए भी रोका जा रहा है। कैसे? डीसी रावलपिंडी, ठीक है, आपके इस्लामाबाद वाले थे, हमारे पिंडी वाले थे। उनका नाम है मोहम्मद अली रंधावा, नाम है उनका। इस पे साफ साफ बोला 3 इंचेस की बर्फबारी हुई है मरी में। 3 इंचेस की? हाँ, नीचे स्नो फॉलिंग हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है, ठीक है, आपको आइडिया भी नहीं वहां पे क्या हो रहा है। उन्होंने बोला है कि जो लोग मलका कौसर जाना चाहते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि वो जो एरिया है मरी के पास जो एरिया है वो उधर 4000 की कैपेसिटी है पार्किंग लॉट की, 50,000 गाड़ियां पहुंच गई वहां पे, तो खुदा को मानो इलीगल पार्किंग भी हो रही है वहां पे और भी इश्यूज हो रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत हो रहा है और गाड़ियां स्लाइड कर रही हैं। Exactly. तो एक नंबर दिया है, ये नंबर मैं स्क्रीन पे चाहूंगा कि चल जाए, और मैं आपको बता भी रहा हूं 05192699019। आई रिपीट 05192699019। इसमें आप कॉल करें, वेदर रिपोर्ट्स पूछें और फिर आपको पता चलेगा कि ये इधर जाने के काबिल है कि नहीं है, बिकॉज वेदर भी थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है वहां पे, ठीक है। नॉर्दर्न साइड पे तो बर्फबारी हो रही है, कराची में बारिश हो रही है, मजे ही मजो, मजे ही मजो। ये बंगाली मौजे ले रहे हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी सर्दी कम है, ठीक है। अभी जो बलूचिस्तान से जो थंडर्स आ रहे हैं, जो सेल्स आ रहे हैं आपके क्लाउड के, वो
फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी सर्दी क्रेजी होगी। अभी 2-3 दिन का सांस लेगी ये बारिश यहाँ पे, बट अच्छी बात है। लेकिन बारिश का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बारिश ऐसी है, हम कराची की बात करें, पाकिस्तान के हर यूथ की आवाज हूं मैं, ठीक है। हर यूथ के मैं 3 फेजेस बताता हूँ बारिश में क्या होता है। एक तो फेसबुक अपडेट, वो तो बच्चे वाला बेसिक है, ऊपर आ जाए क्या होता है जी बताएं। सबसे पहला जो स्टेप है, जब बारिश होती है तो हर इंसान को पानी आता है। हाँ? तो पानी आता है, फिर ज्यादा बारिश हो ज्यादा पानी आता है। बट इस बारी बारिश में लोगों को यादें आती हैं, ऐसी ऐसी यादें आती हैं, आपकी सोच है। मैं आपको बताऊंगा 3 फेजेस। पहला फेज जो है नॉर्मल है कि किसी को इन्फेक्चुएशन हो जाती है तो वो क्या बोलता है, तो अर्ज किया है इरशाद, मुझे फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं। क्या बात क्या है, ही बात है, क्या फिर एक कहने। स्टेज ऊपर आ गया, ठीक है। आप पहले तो इन्फेक्चुएशन, अब मोहब्बत हो रही है, एक वन साइडेड मोहब्बत हो रही है। वन साइडेड मोहब्बत में जो लोग हैं उनके लिए, उनके बिहाफ पे मैं अर्ज कर रहा हूं, लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं। मे बी या अर्ज किया है, जमाना कहता है मोहब्बत कबूल नहीं उनको हमारी, जमाना कहता है उनको मोहब्बत कबूल नहीं हमारी, हम जमाने की क्यों माने, हमने इश्क देखा है उनकी आंखों में। क्या कहने। बहुत उम्दा। चलें जी, मोहब्बत हो गई, ठीक है, है, मोहब्बत हो गई, ब्रेकअप हो गया, जमीला तब चली गई मुझे छोड़ के। अब जमीला तब चली गई है तो क्या आवाज निकल रही है, ठीक है, ये लास्ट स्टेज है। जी ये लास्ट स्टेज है। ओके, आखिरी सांसें चल रही हैं, नस काटी जा रही है, गले काटे जा रहे हैं। जी आगे। चंपक जी, की जी। आवाज जी, जमीला जी, की जी, यस निकल यस। तो अर्ज किया है, इरशाद, ये बड़ा डीप शेर है, इसमें बड़ी गहराई में और डीप वॉइस में शायद बोलूं। जी जी। इन बारिशों को कह दो कि खुल के बरसे, इन बारिशों को कह दो कि खुल के बरसे, इतनी रिमझिम तो हमारी आंखों में रोज हुआ करती है। क्या कहने। और लाजवाब मैं कर भी दिया। इसमें इनमें तीनों में से आप कौन से वाले हैं? इसके बाद एक चौथा स्टेज होता है, ओके, अच्छा। कभी जो दिल टूटे तो हमारे पास चले आना, या वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श होता है। तो इसका मतलब तो ये कि इंसान टूटे दिल के बाद भी नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत कर सकता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यस, ट्रू बिल्कुल ऐसा ट्रू ही। ट्रू। यानी कि दिल बहुत सारे दिल के अंदर, सीने के अंदर रखे हुए हैं, और एक टूट गया तो खैर है, दोबारा से उसको ठीक करवा कर ले आएंगे। जैसे कि आपने बारिशों की बात की कि इन बारिशों को कह दो कि मतलब जो भी था समथिंग खोल के समथिंग, बरसे। जी जी, समथिंग समथिंग, तो हमारी आंखों में रोज हुआ। जी जी जी, वो ही समथिंग समथिंग आपका जो शेर था, Something तो नहीं तो बोल वो बारिशों को कहते हैं कि घर आए, पानी नहीं आ रहा। तो हाँ, मुझे लगता है कि जो आपकी फील होता है ना, वो कुछ नहीं होता। आपकी बारिशें हो रही हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्या मोहब्बत चक्रों में पड़े हुए दो हैं तरह आप? के लोग होते हैं Seriously. इस दुनिया में, 2 तरह के लोग होते हैं, स्पेशली कराची में। एक होते हैं जो बारिश होती है गाने लगाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, अपनी मोहब्बत, लेट मी फिनिश, मोहब्बत याद करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं उर्शिया की तरह के, जो कहते हैं चाय पकौड़े मंगा दो, मजा आएगा। यूनस, मुझे लगता है कि जब बारिश होती है तो आप अपने आप को जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं, पकोड़े, समोसे, मूवीज देखें, एंजॉय करें। ये क्या आपने नसें काट ली, गले काट लिए, मतलब आप लोगों ने वो मजनू बन गए, चले गए, बस आप अजीब ही बस सिचुएशन में आपने अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब किया, खुद को भी डिस्टर्ब वो आप तो किया। extreme यार चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी है, उसको एंजॉय करें, ना कि किसी के गम में बस आप जो है वो पड़े रहें। उर्शिया का ऐसा मानना है कि किसी से दिल लगाने से अच्छा आप अपने से लगा लें। अच्छा, Exactly. मैं ये समझती हूँ कि वो मोहब्बत ही क्या जो बारिश की चंद बूंदों से याद आए। खैर मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि जिसका शू होता है ना, आप अगर किसी दूसरे के शू में अपना पाँव डालेंगे तभी उसकी मुसीबत या प्रॉब्लम समझ आएगी। अब हम मजाक मस्ती में सारी चीज़ें करते हैं, अल्लाह किसी को भी ये कोई भी ऐसी चीज़ या गम ना दे। तो मरी के ऊपर भी हम बात करेंगे, हम सारे जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हम आपसे शेयर करेंगे। आप भी कॉमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या आपकी सोच है। लेकिन अभी यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गपशप में गपशप बाकी है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप जानते थे कि हम मोहब्बत पे भी बात कर रहे थे, और मोहब्बत पे भी जहाँ बात होती है दुख वाली बातें भी स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने कहा कि मरी की तरफ भी हम, क्योंकि यूनस वो टॉपिक भी बहुत अच्छा लेकर आए, उस पर तफरी पे भी हम बात कर सकते हैं, तफरीगा की चीज़ें। लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों का भी जो ताउन और प्यार, एप्रिसिएशन हमें मिल रही है, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें, और साथ साथ जो आप सीख देते हैं, जो ऑडियो पे वॉइस नोट जो आप हमें भेजते हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज देखते हैं कि किसका वॉइस नोट है, और वॉइस नोट चलाते हैं। पहले तो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नजमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ।
मुझे आप सबको ये बताना है कि आप जो है वो शो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि टीवी पे इस तरह के शोज़ देखने को मिल रहे हैं, अब दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। अच्छा, मुझे आप सबको सिर्फ ये बताना है कि देखिए आजकल सोसाइटी में ना काफ़ी मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं लोगों के। काफ़ी लोग जो है वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं जॉब को लेके या कोई भी रिलेशनशिप को लेके। तो एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि अ, बच्चों में भी जो है वो डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अपने शो में इस पे अवेयरनेस दें बच्चों को लेके, माँ-बाप को लेके, जनरल डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी को लेके अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नजमा, आपने जो है वो कांटेक्ट किया और इसी तरह से आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, यूट्यूब पर कमेंट करें और बहुत सारे जो है वो आप लोगों के टॉपिक्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक के जैसे आप लोगों के जो वॉइस नोट होते हैं उसके बाद ही जो है वो हम इस टॉपिक को जो है वो कवर करें। जितने हमसे हो सकते हैं हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो हम दीगर अपने प्रोग्राम्स में जो है वो ज़रूर इन टॉपिक्स पर बात करते। तो इसके लिए आपने जो है वो गपशप के साथ जुड़े रहना है। लेकिन सना, मुझे नहीं पता कि आज कैसा ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा टॉपिक ही डिप्रेशन था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये जो वॉइस नोट भेजा, क्योंकि आज मैं भी सोच रही थी कि डिप्रेशन पे एक ऐसे ये टॉपिक है। वैसे तो ये कॉल्ड टेलीपैथी, बिल्कुल दिल से रहा। वैसे तो ये ऐसा टॉपिक है कि हम जितनी बात करें कम है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम सब अपनी राय दें और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो बिल्कुल करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा टॉपिक ही डिप्रेशन है। अच्छा, डिप्रेशन की जो है 5 ऐसी अलामतें हैं या 5 ऐसी अलामत हैं कि जिन पे मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी वजाहत की जाए कि लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता कि बीमारी शुरू हो चुकी है। जब वो बीमारी बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है तो हमें समझ आता है कि हमें डिप्रेशन है। उसका स्टार्ट जब आपको पता चलेगा। अब ये जो 5 अलामतें मैं बता रही हूँ, लाजमी नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिप्रेशन ही है, लेकिन अगर ये पूरी अलामतें, सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो आपको डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कोई 1-2 चीज अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगी कि ये 1-2 आदतें मेरे अंदर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डिप्रेशन है। अगर सारी अलामत आपके अंदर पाई जाती है तो आपको डिप्रेशन, आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है लेकिन हम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। Exactly. तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ डिप्रेशन की जो फर्स्ट अलामत है, जिसको आप कहते हैं कि अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। मैं बताऊंगी कि सबसे पहले जो है स्लीपिंग टू मच या आप और नॉट इनफ। अगर आप बहुत सोते हैं, बहुत हद से ज़्यादा सोते हैं या आपको नींद ही नहीं आती, तो ये वर्ड लेते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, मैं आपको बताऊंगी। तो ये वर्ड जो है इस पर मैं फोकस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें होती है, ये भी डिप्रेशन कभी कभी आप किसी एंजाइटी में, आपकी दिमाग में कोई सोच होती है तो ये आपके साथ होता है, ये भी डिप्रेशन की इलामत है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, जो जिस बीमारी का मैं आपको बताने वाली हूँ, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो वो बीमारी है इंसोम्निया। इंसोम्निया में आपको नींद नहीं आती और ये भी डिप्रेशन की अलामत है। दूसरा सबसे बड़ी बात है वो है बहुत ही मुश्किल, जब मैं ये लिख भी रही थी यूनिवर्स और मैं जब पढ़ भी रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ तो मैं ये एक्सपीरियंस बताऊंगी अपना सेकंड, कि मुझे जब डिप्रेशन हुआ था तो मैं इंटरेस्ट इन डेथ एंड सुसाइड, कहीं ना कहीं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जो हर टाइम मौत की बातें करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, उसके घर में डेथ हो गई। वो ज़्यादातर ना मौत की, उन्हें भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है कि जिसकी जो ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेते, मौत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी डिप्रेशन की खतरनाक अलामत है। और तीसरा जो है वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दैट डोंट गेट बेटर इवन विद ट्रीटमेंट। कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बेटा सही से खाया करो, टाइम पे खाया करो, क्योंकि अगर आपको स्टमक का, मैदे का मसला हो जाता है तो वो भी कहते हैं कि तमाम बीमारियों का जो है ना वो जड़ है। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है, आपका स्टमक ठीक नहीं है, तो आपको ऑलरेडी डिप्रेशन तो होगा। ये चीज़ भी है। और मैं आपको एक और बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं ओवर ईटिंग और या फिर एपेटाइट, अगर आप नहीं खा रहे वो भी डिप्रेशन है, और बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो भी। तभी तो हमारे दीन में भी कहा जाता है कि हर चीज़ म्याना रवि के साथ की जाए। तो डिप्रेशन की जो 5वीं अलामत है, मैं आपको आखिरी अलामत बता रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि डिप्रेशन आप लोगों को कभी हुआ, या राय दे सकते हैं लोगों को
कि अगर डिप्रेशन जिनको हुआ तो वो किस तरह से बाहर निकल सकते हैं इस डिप्रेशन से। तो पांचवी अलामत ये है कि फीलिंग ऑफ गिल्टी, वर्थलेस एंड हेल्पलेस। आपको लगता है कि आप मतलब आपको ना अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, आप हर टाइम ना अपने आप को एहसास से कमतरी में होते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ये भी डिप्रेशन की बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ डेंजरस अलामत है कि आपको मतलब आपको हर इंसान परफेक्ट लगेगा, अच्छा लगेगा और आपको लगेगा इसकी ज़िंदगी में ना तमाम खुशियाँ और मेरी ज़िंदगी में तमाम दुख है, मैं तो फजूल हूँ, मैं तो मर जाऊँ तो बेहतर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सना, अनम, आप लोग पहले मुझे बताएं, अल्लाह ना करे लेकिन कभी डिप्रेशन किसी स्टेज में वक्ती तौर पर, और जिनको डिप्रेशन है तो उनको आप एडवाइस भी करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जिसमें उसे डिप्रेशन होता है, हर इंसान को होता है, बहुत कॉमन है ये। और अगर मैं पाकिस्तान पूरी दुनिया की बात करूं तो 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन होता है और वो डिप्रेशन से गुजरते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो 22% जो है वो हमारी तादाद ऐसी है जो डिप्रेशन में होती है। हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है सहूलियात भी मैसर नहीं है, लोगों को खर्चा नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ों पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को डिप्रेशन है। लेकिन मैं चाहूँगी कायनात कि मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करूं कि आप किस तरह से, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आपके जो ख़ानदान में है ना लोग, अगर एक बंदे को डिप्रेशन है तो आसपास के लोगों के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि वो बंदा अकेला नहीं है, एटलीस्ट उससे ये एहसास दिलाएं। दूसरा, आपने क्या करना है कि आपने, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, प्रोग्राम के आगाज़ से मैंने ये बात की हमेशा कि 3 चीज़ें तो आप डेफिनेटली करें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सुबह उठे और कहें कि आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा और कोई नहीं, ओवर नहीं रखें लेकिन इस चीज़ को आप रखें, ज़रूर रखें। दूसरा, अच्छे से सोएं, 8 से 10 घंटे जिन लोगों को डिप्रेशन होता है अच्छे से आप सोएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अच्छी और सेहतमंद खुराक रखें। और दूसरा, इसके फेजेस के ऊपर भी है कि आप मेडिकेशन जो है वो उस लिहाज से करते हैं। फर्दर दूसरे जो है मेरे को एंकर है वो बताएंगे आपको कि इसकी मुख्तलिफ और क्या क्या फेजेस होते हैं जिस पे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट वो है जो आप घर में आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना, वाकई में डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि हर घर में है, हर बच्चे को है, हर बड़े को, बुजुर्ग को, सबको है। क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, हर छोटे से लेके, जैसे बच्चा पैदा होता है डिप्रेशन में ही बच्चा पैदा होता है, फिर बुढ़ापे तक उसकी डिप्रेशन ही स्टोरी चलती रहती है। बट उसमें से कैसे निकलना है ये हमारी बात है। तो मैं ये सिर्फ बोलूँगी कि आप अपने आप को जो है वो पीस रखने की कोशिश किया करें। जैसे कि हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज से आपको इतना सुकून और पीस मिलता है, वो मुझे लगता है कि आपको ना तो किसी से बात करके मिलेगा और ना ही किसी से अपनी डिस्कस करने से मिलेगा। बट आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। बट मैं हमारे पास एक ब्रेक है, हम ब्रेक से आके इस पे मजीद थोड़ी तफसीलात में बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत सारी टिप्स हैं ऑन डिप्रेशन। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को अगर खूबसूरत करना चाहते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतियाब रखना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुशी खुशी रहें। उनको डिप्रेशन में मत लेकर आया करेंगे। जैसे कोई भी घर में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग अपने माँ बाप को बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा मम्मा ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि यूनस ने अभी बताया कि लव स्टोरीज के बारे में बच्चे क्या करते हैं कि अपनी छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। वो माँ बाप जो हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं, वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं और फिर खुदा ना खास्ता उनको हार्ट अटैक या मेंटली तौर पे ब्रेन हैमरेज या कोई भी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो फिर क्या हो जाता है कि वो डिप्रेशन में आते आते वो बिस्तर पर आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं सिर्फ छोटी सी इसमें बात ऐड करूँगी कि अगर आपने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो अपनी ज़िंदगी में जो है वो नमाज ज़रूर लेकर आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को भी खुश रखें, लोगों को भी खुश रखें। मूड अच्छा करने के लिए मैं छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी आपको कि जब आपका मूड ख़राब हो तो थोड़ी सी चॉकलेट खा लिया करें, आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। ट्रू, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मीठा खाने से आपको थोड़ा सा आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। बट नाउ चले, ये बहुत ही लंबा एक टॉपिक है और इस पे बहुत पूरा एक शो किया जा सकता है। बट सिंस हमारे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं तो हम एक ही टॉपिक पे पूरा शो नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं हम सम अप करके जितने कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ उस चीज़ के बारे में। चले थोड़ा सा एलैबोरेशन करते हैं इसकी, ये क्यों होता है, पैदा कैसे होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे जन्म लिया इसने। कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, शो इज
जिंदगी में फेलियर्स हो सकते हैं, कोई एम्बिशन था आप वो नहीं पूरा कर सके, डिसहार्ट हो गए, फिर वहाँ से डिप्रेशन पैदा होना शुरू होता है। तो और उसके अलावा ये हो सकता है कोई आपका बहुत करीबी जो है वो चला जाता है इस दुनिया से आपको छोड़ के, तो वहाँ से भी ये डिप्रेशन। इसमें भी दो तरह के लोग हैं, कुछ बड़े ये सारी बात होती है आपकी विल पावर की, कुछ लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं तारी करते और उस फेज में नहीं जाते। एज यू टोल्ड अस के फेजेस होते हैं, सबके फेजेस होते हैं। सारे इंसान परफेक्ट नहीं है, कभी अच्छा भी आता है वक्त, कभी बुरा भी आता है, बट द बेस्ट पार्ट इज ना अच्छा वक्त हमेशा टिकता है ना बुरा वक्त हमेशा टिकता है। आपको डिप्रेशन होने लगेगा ये सोच के मैं अकेला हो गया हूँ, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, आंखों पे एक अजीब काला सा अंधेरा छा जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी, आप बात अपनी करते हैं तो आपको लगता है सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें एक और डिप्रेशन को मैं डिनाई नहीं करी, डिप्रेशन इज अ रियल डिजीज, इट्स बेसिकली एन इलनेस जो आपको दीमक की तरह चाटती रहेगी। आप काउंसलिंग करें और कभी भी शर्म ना खाएं कि मुझे बीमारी है। हमारे माशरे में यही इसी चीज की तो अवेयरनेस देनी, अगर कोई बीमारी है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको पब्लिकली एडमिट करें कि है, और मैं इस पे एग्जाम्पल बने कि मुझे है, मैंने काउंसलिंग ली, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे सेशंस हो रहे हैं, नाउ आई एम वेल। तो प्लीज इस पे अगर आपको है तो देयर इज नथिंग टू बी फील अशेम्ड ऑफ। और बाकी थोड़े से स्टेजेस हैं वो यूनिट्स एलैबोरेट करेंगे, बट ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। और अगर है भी ना, मान ले है, मुझे भी होता है 10 चीज़ों पे मैं अच्छा नहीं बोल के जाती, समटाइम्स मुझे फील होता है कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकती थी, वो भी थोड़ी चंद मिनट का डिप्रेशन होता है, लेकिन सोचे कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, अपने अंदर वो चीज रखे कि डिप्रेशन आप पे तारी ना हो सके। बीट द डिप्रेशन। देखिए सबको डिप्रेशन है आज के ज़माने। ये जमीला तुम चली गई, ये डिप्रेशन नहीं है। मैं बात सुने, एक चीज समझें, डिप्रेशन पे बात करने का मकसद ये नहीं होता कि हम खुद डिप्रेस हो जाए, ठीक है? जरूरी नहीं कि हम डिप्रेशन करके बात करें, जरूरी नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं आपको सब स्टेजेस पे बताता हूँ कि क्या है डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, ये कौन सा कॉकरोच है जो जिंदगी काट रहा है हमारी। डिप्रेशन क्या है? आपको 5 स्टेजेस हैं, कैसे पता चले डिप्रेशन है? पहला अगर बोले क्या तुम्हारे साथ ये हुआ, फॉर एग्जांपल अनम आपके साथ गलत हुआ, तो अनम डिनायल फेज में, नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ सर, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको गुस्सा आया उस फेज में, सेकंड फेज जो है वो गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है कि क्यों मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों। फिर है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या है? जिसमें यार मेरे साथ क्यों हुआ, कायनात भी तो थी मेरे साथ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये बार्गेनिंग है। चौथा है डिप्रेशन, जो कि एक्चुअल डिप्रेशन है कि जिंदगी खत्म होगी, अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। पांचवा जो स्टेज है वो एक्सेप्टेंस के, भाई हो गया, नाउ व्हाट इज फ्यूचर। ये 5 स्टेजेस है। अब इससे कोप अप कैसे किया जाए? आई विल बी वेरी इजी विद यू। नंबर 1 फेथ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि हर परेशानी इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से आती है, और अल्लाह परेशानी इंसान को उतनी देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। और ये डिप्रेशन इज वेरी, अगर आप सोचेंगे हर चीज उसकी तरफ से आ रही है तो यू विल फील स्ट्रांग। आप डिप्रेशन में भी बड़ी सी बड़ी परेशानियां आती है, आप कहेंगे Yeah, you're almighty, you're with me. Simple as it is. Second आज अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल अभी कि आपको मैं 2 करोड़ देता हूं कायनात या अनम, आप मुझे अपनी एक किडनी दे दें, शायद आप दे दें। मैं कहता हूं आपको 5 करोड़ देता हूं, 10 करोड़ देता हूं, मुझे दोनों किडनी दे दें। जो लोग कहते हैं कि हम यूजलेस हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपने ऑर्गन्स देखेंगे तो 400 करोड़ सही बिल्कुल रुपीस के ऑर्गन्स है आपके पास। एवरीबडी इज अ करोड़पति और पत्नी व्हेन इट कम्स टू जेंडर फीमेल, ठीक है जी। नंबर 3 जो है, जब आप लोग कहते हैं कि मैं यूजलेस हूं, मैं बहुत, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं वो करूं, यही तो मकसद है। अगर फॉर एग्जांपल बोरिंग यूनस ने अगर जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी कुछ हैप्पी गो लकी चल रही थी, ओह माय गॉड, यहाँ मेरी 4 बीवियां, यहाँ मेरे 15 बच्चे, ये मेरे नीचे 4x4 हेलीकॉप्टर से उतरना, बोरिंग लाइफ है। Exactly. जब तक मुझे जिंदगी ने मार के नीचे कब्र में नहीं डाला, उसके बाद मैंने कब्र खोद के, जैसे फिल्मों में नहीं तो हॉरर मूवी, कब्र है ये हाथ है, वैसे कूद के मैं वापस नहीं आया। तो ये बोरिंग यूनिस क्यों चाहिए? हमें तो इंटरेस्टिंग यूनिस चाहिए। तो ऑलवेज फाइट विद योर डिप्रेशन। डिप्रेशन पर एक लास्ट चीज बोल दूं, फिर ओवर टू यू कायनात। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आई जस्ट वांट टू से कि देखिए, कुछ भी हो लाइफ में, आपके साथ जुल्म हो, जुल्म की इंतहा हो, आपने डिप्रेस नहीं होना। आप जब डिप्रेस होंगे, आप अपने आप को यूजलेस समझेंगे। ऑलवेज लुक इनटू द आईज ऑफ द अदर, और लुक इनटू द आईज ऑफ द लाइफ एंड से I am best there was, best there is, and best there ever will be. बहुत खूबसूरत बात की आप सबने मेरे मोहतबर को एंकर्स। अब मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन को अगर मैं एक वर्ड में आप लोगों तक पहुँचाऊँ, वो वर्ड, तो डिप्रेशन मायूसी है, और मायूसी कुफर है। बेशक। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही कहा था, 5 पॉइंट से बहुत क्विकली आप लोगों को समझाऊंगी, तमाम उन लोगों को। और मैं उस टाइम बात कर रही हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी में कोई ना कोई खोया। मैं अभी ये नहीं कहूँगी
कि कोई लड़की चली गई, कोई लड़का चल गया, नहीं, माँ बाप में, बहन भाई में किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो गई है चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को खुद पर्सनली जानती हूँ। मैं भी एक ऐसे फेस में थी कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मैं सोचती थी कि मम्मा चली गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ देखने का या कुछ करने का मकसद ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे पता है कि मैं एक डिप्रेशन में थी, ये जानते हुए कि ये डिप्रेशन की अलामत है, मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती थी। कोई बात करता था तो मैं कहती थी ये क्यों बात कर रहा है मुझसे, कोई हंस के बात कर, तो मुझे लगता था कि मेरा ज़ख्म नहीं समझ रहा और मुझे कहीं ना कहीं जो है तकलीफ देती थी उसकी बात मैं ये नहीं समझती थी कि वो मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है, वो मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहा है। तभी मैंने डेथ वाली बात की। तो मैं जानती हूँ कि कुछ गम ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, हम इंसान हैं, हम अपने ऊपर उतना ही बोझ डालेंगे जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप ये समझें कि अल्लाह आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर आपको उसने वो गम दिया तो इसके बदले बहुत अजर है, दुनिया में भी अजर है। आज मैं एक सक्सेसफुल एंकर हूँ या मैं काम कर रही हूँ माशाल्लाह। तो उस डिप्रेशन के बाद मैंने बहुत लाइफ में सीखा और मुझे पता है कि मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि दुआएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि अर्शिया ने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, गुर्बत है इस मुल्क में, जैसे बिजली नहीं आ रही तो लोगों को डिप्रेशन होता है, या बिजली के बिल इतने आ जाते हैं तो बिल देख के कभी कभी डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जिनकी डिप्रेशन पे इलाज हो रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, वो बाहर मुल्क है, यूरोप साइड पे। यूरोप साइड पे, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स बने हैं, ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का ताल्लुक अमीरी, गरीबी, छोटी एज, बड़ी एज से नहीं है। डिप्रेशन आपको कभी भी हो सकता है। ये डिप्रेशन मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि जब आप ये समझने लग जाते हैं कि मुझसे अगला बेस्ट है या उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, मैं ये नहीं कह रही कि किसी से हसद करना चाहिए या अपने आप को आप कमतर समझें, आप अच्छा ना दिखें, आप सब करें। I just want to add one little thing, जल्दी से मैं करूंगा। आज अनम का फोन एक कैब में रह गया, ऑनलाइन कैब जो होती है वहाँ रह गया। ये डिप्रेशन में नहीं गई, ये टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर ना। आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग द एग्जांपल। इन्होंने क्या बात बोली माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात बोली। इन्होंने बोला यार अल्लाह ने मुझे कोई बड़ी मुसीबत से बचा लिया, तो हमारा फेथ ऑलरेडी स्ट्रांग है, so we never cry कि भाई चला गया, वो चला गया। हम कराची वाला हमारे इतने मोबाइल फोन चाहिए, हम कभी डिप्रेशन में नहीं गए। लेकिन यूनुस ये बात नहीं है, हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी काउंट्स, मिनॉरिटी में कुछ ऐसे लोग होंगे, मेजॉरिटी में तो इस टाइम जमीन पे वो पड़े हुए होते हैं, रो रहे होते हैं मेरा फोन, तो ये डिप्रेशन में आप क्विकली जाते हो। लेकिन मैं बात ये कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें डिप्रेशन नहीं, बीमारी माने तो सही कि आपको है, और ये कोई बुराई नहीं, आप अपनी बीमारी मान सकते हैं, आप उसका इलाज करवा सकते हैं, सही वक्त पे इलाज करवा सकते हैं। जिन लड़कियों को रिश्ते नहीं आते वो कितने बुरे डिप्रेशन में जाती हैं, मैंने देखा है लड़कियों को, वो बाकायदा किसी के सामने आते हुए भी कतराती हैं, डरती हैं कि नहीं ये भी मना कर जाएगा और मैं फिर दोबारा डिप्रेशन में जाऊंगी। तो मैं आज आपको ये सारी बात करने का मकसद ये है कि प्लीज किसी के रिजेक्ट करने से, किसी के अच्छे कपड़े पहनने से, किसी के अच्छे स्कूल जाने से, किसी के पास ज्यादा पैसे होने से आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप हैं आपसे बेस्ट कोई नहीं। एग्जैक्टली। आई होप कि कायनात ने बहुत ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा और डिप्रेशन के हवाले से हमने आपको जितना भी समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ आप कोशिश करेंगे कि आप उन सारी चीज़ों पे अमल करें और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखें। एंड इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी इख्तिताम की जानिब पहुँच रहा है, तो हमारे शो के पैट्रन के हवाले से मैं आखिर में कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी। ये वो लाइंस हैं जो परवीन शाकिर ने लिखी थी अपने शौहर के लिए जब उन्होंने उनको तलाक दिया था। काफ़ी दर्द है और ये उनके असल जज्बात हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये लाइंस वाकई बड़ी गहरी हैं। आप सुनेंगे तो आपको भी वही दर्द महसूस होगा जो उस वक्त परवीन शाकिर को हुआ होगा लिखते हुए। साथ दीजिएगा और थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाइएगा। जी। साथ वो रहा मेरे चंद रोज़ मोहब्बत करने के लिए, बाइज्जत ले गया था घर से बेइज्जत करने के लिए। फरिश्तों सा मिजाज था उस शख्स का भी, फरिश्तों सा मिजाज था उस शख्स का भी, मुझे ही चुना हर बार नसीहत करने के लिए। मौत भी रही वाकिफ़ हालात से मेरे, मौत भी रही वाकिफ़ हालात से मेरे, बस वो ही ना आया कभी अयादत करने के लिए। क्या कहने। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है उसके अल्फाज पर, अब सोचती हूँ तो हंसी आती है उसके अल्फाज पर कि मैं ज़रूरी हूँ एक घर को जन्नत करने के लिए। क्या कहने। साथ छोड़ना और दिल तोड़ना अलग बातें हैं,
साथ छोड़ना और दिल तोड़ना अलग बातें हैं। खुदा ने कब दी इजाजत खयानत करने के लिए। क्या क्या कहने। मुझे भी ले डूबी ये लालच सवाब की अब्बास, मुझे भी ले डूबी ये लालच सवाब की अब्बास, कि इश्क भी जरूरी है इबादत करने के लिए। क्या कहने, क्या बात है। आखिर में एक और लाइन है, वहीं पे खत्म करूंगी जहाँ से शुरू हुई थी। साथ वो रहा चंद रोज मेरे मोहब्बत करने के लिए, साथ वो रहा मेरे चंद रोज मोहब्बत करने के लिए, बाइज्जत घर से ले गया बेइज्जत करने के लिए। क्या कहने, क्या कहने। खूबसूरत। इसी खूबसूरत नोट के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी और इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।